हेलो एवरीवन। आज हम लोग पंचायत राज एक्ट 1947 का जो है सेक्शन 42 देखेंगे। और इसमें हम आज लोग जो है चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, न्याय पंचायत। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो है सीधे सीधे इसका रिलेशन आपके जुडिशरी से रहता है। और इसमें बहुत सारे जुडिशरी से रिलेटेड, सेम नहीं, जुडिशरी से रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रोसीजरल प्रोसीजरल सेक्शंस मिलेंगे जो बहुत सिमिलर होंगे आपके सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस लिमिटेशन से, लेकिन वो एग्जैक्ट वैसे नहीं होंगे जैसे वो होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि न्याय पंचायत जो है ये बिल्कुल आप जैसे कोर्ट में जज और मुंसिफ बन के काम करेंगे, वैसे ही इस न्याय पंचायत में पंच, सरपंच, सहायक सरपंच और बेंचेस जो हैं वो काम करेंगे। तो देख लेते हैं इसको क्या कहता है। तो सेक्शन 42 कहता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत। देखिए, मैं रिवाइज कराता हूँ आपको कि हम लोगों को यहाँ पे क्या एक तरीके से अब कंपैरिजन करते हुए चलना है। जैसे हमने शुरू में कंपैरिजन किसका किया था, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का किया था। अभी यहाँ हम ग्राम पंचायत में ही एक बॉडी कहलाती है जिसका नाम न्याय पंचायत होता है, तो उसकी बात करेंगे। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव विंग होता है और न्याय पंचायत उसका जुडिशियल जो है उसका हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं स्टैब्लिशमेंट। अब स्टैब्लिशमेंट हम लोगों का क्या हुआ था, स्टैब्लिश क्या हुई थी हमारी, एक बार हमने सबसे शुरू में देखा था ग्राम सभा स्टैब्लिश हुई थी। फिर हमने देखा था जो ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत का क्या हुआ था, ग्राम पंचायत में इलेक्शन हुआ था और कुछ परिस्थितियों में अपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं न्याय पंचायत में क्या हुआ है। न्याय पंचायत में उसका न्याय पंचायत का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो जैसे ग्राम सभा को किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था, तो यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही न्याय पंचायत को स्टैब्लिश कर रही है, या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी इसको स्टैब्लिश कर सकती है। अब इसका लॉजिक समझा देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को क्यों डाला गया, क्योंकि ऐसा देखिए 1947 तक तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि जो है आपका ये जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो किस किस एक्सटेंट तक जो है फॉलो किया जाएगा। तो वहाँ ये नहीं पता था क्या स्टेट जो है जुडिशरी को कंट्रोल करेगी, या फिर आपका इस कोई जुडिशियल अथॉरिटी हो सकता है उसी को ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कह वो कंट्रोल करेगी। तो कहने का मतलब एक हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो उन्होंने दोनों ही जगहों पे दोनों ही चीजों का नाम रख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और इवन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से जब स्टैब्लिश हो गई तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया सर्कल्स में। मैं आपको फिर रिलेट करके बताता हूँ। जैसे ग्राम पंचायत को सबसे पहले ग्राम पंचायत के एरिया को डिक्लेयर किया था और उसको डिक्लेयर करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया था जिसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा था। तो वो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके से किया था। यहाँ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको सर्कल्स में डिवाइड कर रहे हैं और अलग अलग सर्कल्स में क्या होगी, न्याय पंचायत अलग अलग होंगी। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे एक इन्होंने एक और चीज कह दी है कि सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ ग्राम पंचायत एज मे बी एक्सपीडियंट एंड स्टैब्लिश न्याय पंचायत फॉर ईच सर्कल। ठीक है, देखिए क्या होता है सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन। यहाँ सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन, ग्राम पंचायत की जुरिडिक्शन को सब्जेक्ट क्यों करना है, एक्चुअली क्या है, सारे मैटर्स जो होंगे जिनको डिसाइड करना है वो जरूरी नहीं है ग्राम पंचायत करेंगे तो ग्राम पंचायत करेगी। तो जो मैटर्स न्याय पंचायत को स्पेसिफिकली दिए गए होंगे, आगे दे रखा है कौन से मैटर सिविल और क्रिमिनल न्याय पंचायत डिसाइड करेगी, तो उन्हीं मैटर्स को न्याय पंचायत जो है देखेगी, उसके अलावा नहीं देखेगी। और ग्राम पंचायत के मैटर्स होंगे तो वो ग्राम पंचायत ही देखेगी। ठीक है, इसी के बाद ये कह रखा है कि एरियाज ऑफ ग्राम पंचायत, ये क्या है, विद इन ईच सर्कल। ठीक है, शहर एज फार एज पॉसिबली कंटिन्यूस। तो एरियाज ग्राम पंचायत के अंडर में जो भी
सर्कल्स आएंगे, जो भी न्याय पंचायत के सर्कल्स आएंगे वो कंटीजियस होंगे, एक जैसे से होंगे आपके, ये नहीं कि बहुत ज्यादा उनमें वेरिएशन होगा। ठीक है, इसी के बाद आपका ये इम्पोर्टेंट है कि न्याय पंचायत में ये क्या किसकी बात करता है, कंपोजिशन की बात करता है। ठीक है, तो कंपोजिशन में क्या कहता है कि कितने न्याय पंचायत में कितने मेंबर्स होंगे, तो इसमें लिखा हुआ है न्याय पंचायत में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25 मेंबर्स होंगे, जैसा कि बताया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ इट शैल बी लॉफुल फॉर न्याय पंचायत टू फंक्शन नॉट विद स्टैंडिंग एनी वैकेंसी। देखिए क्या होता है, ठीक है, मिनिमम नंबर मैक्सिमम दे रखे हैं, ठीक है, ये नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स में अगर जो कुछ आपके पंचेस एब्सेंट है, वेकेंट है, उनकी पोजीशन नहीं भरी गई है या किसी वजह से वो क्या डेथ या उनकी उनको रिमूव कर दिया गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तब उस सिचुएशन में क्या है, न्याय पंचायत जो है ये नहीं कि फंक्शन करना बंद कर देगी, तो वो फंक्शन करती रहेगी, और वैकेंसी नॉट विथस्टैंडिंग द वैकेंसी, तो मतलब वैकेंसी जो है उस पर फर्क नहीं डालेंगी और वो फंक्शनिंग उसकी चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ, एक प्रोवाइजो भी दिया गया है, इस फंक्शनिंग को चलते रहने के लिए एक तरीके से कोरम, ये यहाँ कोरम की बात कर रखी है कि यहाँ सिटिंग है, सिटिंग का कोरम है। आपने ग्राम पंचायत में मीटिंग्स का कोरम देखा होगा, तो यहाँ आपका अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम न्याय पंचायत में बात करेंगे तो सिटिंग्स के कोरम की बात करेंगे, तो सिटिंग्स जो होती हैं उसमें भले ही वैकेंसी हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 2/3 तो आपके वहां पे पंचेस उसमें होने चाहिए, तभी क्या है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। तो कहने का मतलब वैकेंसी हो सकती है तब भी फंक्शनिंग होगी, लेकिन फंक्शनिंग के लिए एक बेसिक नेसेसिटी जो है, बेसिक कोरम जो है, बेसिक सिटिंग जो है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो ये आपकी तीनों चीजें क्या है, आपका एरिया बता देती हैं क्या न्याय पंचायत का, कि वो न्याय पंचायत जो है सर्कल्स में कहीं ना कहीं सर्कल्स के हिसाब से बटी होगी, इसका ज्यूरिडिक्शन जो होगा वो सर्कल्स के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन कैसे कर सकेगी, वो फंक्शन कर सकेगी बिना वैकेंसी के, मतलब जो वैकेंसी होगी तब वो फंक्शन फिर भी कर सकेगी, लेकिन 2/3 मेजोरिटी फिर भी चाहिए होगी। कंपोजिशन बता दिया, मिनिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम 25 मेंबर्स, और कोरम बता दिया 2/3 सीटिंग के लिए होना चाहिए। इसी के बाद सेक्शन 43 देख लेते हैं, तो क्या होता है, तो ये क्या है आपके पंचेस जो होते हैं। अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट, मैं फिर आपको कंपैरेटिव थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूँ, ग्राम पंचायत में जो भी बंदा होता है, जो भी आदमी होता है, वो क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहाँ वर्ड्स हैं इलेक्ट, इलेक्ट करते हैं वहाँ पे जो आपके वहाँ पे कुछ ग्राम पंचायत में जो लोग होते हैं उनका इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, यहाँ एक्चुअली यहाँ उन्हीं इलेक्टेड बंदों में से, जो ग्राम पंचायत के इलेक्टेड बंदे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं एज क्या, पंचेस। ठीक है, तो पंचेस कर दिए जाते हैं। ऐसे ही नीचे देखेंगे जो नॉमिनेशन वर्ड लिखा हुआ है मैंने, ऐसे ही कुछ बंदे अगर जो नहीं मिलते हैं, ठीक है, कि जो प्रॉपर बंदे न्याय पंचायत के लिए नहीं मिल पाए हैं, तो उनको क्या है, उनको जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उनमें नॉमिनेशन भी कर सकती है, उनको नॉमिनेट भी कर सकती है। कहने का मतलब अपनी तरफ से खुद अपनी पसंद के लोग उनमें बैठा सकती है। लेकिन ये सिचुएशन कब होगी, जब रिक्वेसाइट नंबर, जो भी रिक्वेसाइट नंबर है, जैसे मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25, जो भी उस टाइम पे प्रिस्क्राइब किया गया है, उस नंबर के आपके पंचेस नहीं मिलते हैं, तो उस सिचुएशन में ये किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 43 जो है वो क्या कहता है, ये अपॉइंटमेंट की पावर किसको है, ये पावर है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। और ये जो मेंबर्स, जो पंचेस जो हैं, ये कहाँ से चुने जाएंगे, ये ग्राम पंचायत में से ही चुने जाएंगे। और जैसे ही ये पंच चुने जाते हैं, जैसे ही ये लोग क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स थे और अब जुडिशियल बॉडी के मेंबर्स चुने जाते हैं, तुरंत ये क्या कर जाएंगे, सीज कर जाएंगे, सीज कर जाएंगे कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स नहीं रहेंगे ये, क्योंकि एट अ टाइम आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों आप वहाँ मेंबर्स नहीं हो सकते, और ये सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को क्या वायलेट करता है। तो इसी वजह से क्या है, दोनों जगह आपका जो ये है कि आपको दोनों अलग अलग ऑफिसेज आपके हैं, और उसमें अगर एक ऑफिस से आप निकल के जा रहे हो तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप न्याय पंचायत के पंच बन पाएंगे। ठीक है,
इसी में फिर आपका ये जो प्रोवाइज होते हैं मैं बता ही चुका हूँ कि अगर सही अप्रोप्रिएट बंदे नहीं मिलते हैं उनको ग्राम पंचायत में से जो इलेक्ट होके आए हैं नीचे ग्राम पंचायत में उनमें से सही रिक्वेस्ट नंबर उनको नहीं मिलता है तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या है खुद भी अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकती है कुछ बंदों को, लेकिन वो भी कहाँ से होने चाहिए, होने ग्राम पंचायत में से ही चाहिए। ये जरूरी है कि वो होने ग्राम पंचायत में से ही चाहिए और कहीं से नहीं नॉमिनेट कर सकती है। वो सोचो आप किसी एमएलए को ग्राम पंचायत का जो है पंच बना दे या किसी जज को बैठा दे, आउटसाइड ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर सकते, करने आपको वहीं से लेने वहीं से पड़ेंगे, जैसे चाहे आप अपॉइंट कर सकते हैं चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कुछ क्वालिफिकेशंस की बात कर रखी है पंचों की, तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं दे रखी है कि उसको भाई 12th पास होना चाहिए, बीए पास, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इन्होंने जनरल ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन वो नहीं अपॉइंट किया जाएगा पंच जिसको जो क्वालिफिकेशन मीट आउट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशंस जो है गांव के लिए नहीं रखी जा सकती थी, तो लॉजिकली इस तरीके से इन्होंने ऐसे बहुत सिंपल से वर्ड्स में यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी होंगी, लेकिन फिर भी ये कह दी कि प्रिस्क्राइब, कुछ प्रिस्क्राइब कहीं लिखी हो, बायलॉज वगैरह में कहीं लिखी हो, तो उस तरीके की क्वालिफिकेशन चल सकती है। मैं आपको यही बता देता हूँ इसी कंपैरिजन में, इसी के कंपैरिजन में जब हम सरपंच और सहायक सरपंच पढ़ेंगे तो उनकी देखो, ये आप नीचे देख सकते हैं सेक्शन 44 में पिंक कलर से जो लिखा हुआ है, इनकी क्वालिफिकेशन है, इनकी क्वालिफिकेशन है कि इनको रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। तो इनकी तो स्पेसिफिकली ऐसी क्वालिफिकेशन एक रख दी है इन्होंने, लेकिन पंचेस की एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है। ठीक है, इसी के बाद हम प्रोवाइजो देख लेते हैं कि प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइजो ये कहता है कि जहां सूटेबल, भाई आप ये पंचेस जो हैं ये नॉर्मल से पंचेस हैं, बस इनको क्या है अपना मत देना है कि आपने फैसला सही किया है नहीं किया, इनका मत ही होगा ऑफ कोर्स आपका, अगर जो ये पंच है तो अगर इस पंच जो है ये इनको भाई गांव है, अगर कोई एक हाई फाई क्वालिफिकेशन रख दे कि भाई आपको एलएलएम होना चाहिए या आपको पीएचडी होनी चाहिए, इस तरह की क्वालिफिकेशन तो गांव में थोड़ा ना ऐसे आदमी मिलेंगे, गांव में थोड़ा ना इतने पढ़े लिखे आदमी तो सीधे शहर चले गए हैं, कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कोई जज बन गया हो, कोई टीचर बन गया हो। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर इस तरीके के क्वालिफिकेशन के बंदे नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑर्डर इन राइटिंग निकालेंगे और आप क्या उस क्वालिफिकेशन को रिलैक्स करके भी आदमी ले सकते हैं। तो आप उस क्वालिफिकेशन को रिलैक्स करके आपको और ज्यादा आदमी मिल जाएंगे जिनको आप पंच बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। इसी के बाद हम सेक्शन 44 देख लेते हैं। सेक्शन 44 क्या कहता है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत के कुछ इलेक्टेड मेंबर्स में से कौन चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं। वो क्या करे जाते हैं, अपॉइंटेड नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्टेड बंदों में से अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा। अब ये जैसे ही पंच बन गए, अब पंचों में से भी क्या होता है, यहाँ इलेक्शन होता है। तो यहाँ इस सिचुएशन में इलेक्शन हो रहा है और जो पंच हैं उनमें से सिर्फ दो आदमी, ये अब आप देखिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25 आदमियों में से क्या सिर्फ दो आदमी इलेक्ट किए जा रहे हैं जो आपके सरपंच और सहायक सरपंच हैं। ठीक है, तो ये दो आदमी चुने जाएंगे और इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी कि ये दोनों एबल टू रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स। अच्छा, ये क्यों ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए कोई भी देखिए कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी बॉडी का हेड होना जरूरी है। तो ये पंच और ये सहायक सरपंच और सरपंच ये दोनों क्या है, ये न्याय पंचायत के हेड हैं। ठीक है, तो ये न्याय पंचायत के हेड हैं, आप ये ध्यान रखिएगा और इसको आप इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा कि बेंच जो है, बेंच जो है वो ये उसके हेड है, ये बेंच के हेड नहीं है, ये न्याय पंचायत के हेड हैं। और बेंच जो होगी आगे हम उसका देखेंगे, उसके हेड क्या हैं, चेयरमैन होते हैं। और उसी में मैं अभी क्लियर कर देता हूं, यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि अगर देखिए होता क्या है कि बेंच में क्या है, आपकी कई सारी बेंच बन सकती हैं, इन 10 से लेकर मिनिमम 10 से लेकर 25 आदमियों की बेंच बन सकती है। अब बेंच कितनी भी बने उनका एक चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन ऐसा होगा कि जो उनमें से प्रिसाइड करेगा वो चेयरमैन होगा। लेकिन सोचिए किसी बेंच में सरपंच और सहायक सरपंच दोनों हैं, तो क्या इनके अलावा चेयरमैन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, ये आपका हियरार्की के रूल्स को वायलेशन करेगा, तो इस वजह से इस तरीके का सेटअप नहीं रखा गया है। किसी बेंच में अगर सरपंच और सहायक सरपंच होंगे तो चेयरमैन भी कौन होगा, चेयरमैन उस समय जो बड़ा
न्याय पंचायत का बड़ा पदाधिकारी है यानी सरपंच है, तो वही चेयरमैन मान लिया जाएगा। उसके अलावा कोई चेयरमैन नहीं चुना जाएगा, तो उसकी डेजिग्नेशन को रिस्पेक्ट दी गई है यहाँ पर, इसको समझिएगा। ठीक है, इसी के बाद प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है, अगर इन पंचों में झगड़ा हो जाता है, अब ये बहुत सारे पंच हो सकते हैं, कई सारे गांव के पंच हो सकते हैं, इनमें सब में एक ये प्रतिस्पर्धा हो जाए कि हमें तो अपने गांव का ही सरपंच बनाना है। इस तरीके का अगर झगड़ा हो जाए तो फिर उस झगड़े का निपटारा कौन करेगा, तो वहां जो है आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है ऐसे झगड़ों का निपटारा करेगी, जहां पंच जो हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं इलेक्ट करने में सरपंच और सहायक सरपंच को उस सिचुएशन में। तो ये अपने आप में एक चीज आ जाती है। इसी के बाद हम देख लेते हैं टर्म कितना होता है पंच का। मैं फिर कंपेयर करता हूं आपको, हमने ग्राम पंचायत में टर्म्स किस किस के पढ़े थे, अगर आप याद कर सकते हैं तो हमने क्या किया था, हमने ग्राम पंचायत का टर्म पढ़ा था, याद हो आपका सेक्शन नंबर 12 में था। हमने मेंबर का टर्म पढ़ा था, हमने इवन प्रधान का टर्म पढ़ा था, जो दोनों को टर्मिनस और एक्सपायर करते थे, किसके साथ, ग्राम पंचायत की टर्म के साथ ही एक्सपायर करते थे। तो यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे जैसे कि वहाँ कह रखा था, जैसे मेंबर के टर्म में कह रखा था वो एक्सपायर करेगी ग्राम पंचायत की टर्म के साथ, सिमिलरली बिल्कुल सिमिलरली उसी की तरीके से यहाँ पंच का भी कह रखा है कि उसकी पंच जो की टर्म है वो एक्सपायर करेगी ग्राम पंचायत के साथ। और ऑफ कोर्स उसका कमेंसमेंट तो जिस दिन से वो अपॉइंटमेंट होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है, उस दिन से शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि एक्सपायर करेगी ग्राम पंचायत की टर्म से, और ग्राम पंचायत की टर्म कितनी होती है, 5 इयर्स। और वो क्यों होती है, क्योंकि वो क्या है, हर 5 साल में नहीं चुनी जाती है और वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद प्रोवाइजो देख लेते हैं कि देखिए क्या होता है। ठीक है, ये जो है आपकी पूरी की पूरी जो ये पंचेज है, ठीक है, इनका टर्म तो 5 साल हुआ। अब इनका टर्म 5 साल हुआ और ये सब क्या है, अब खत्म होने वाली है ग्राम पंचायत की टर्म। तो ग्राम पंचायत की जब टर्म खत्म होने वाली है, तो ये सारे क्या, ये इनकी ये अपनी जो है ये सब इनकी पावर सीज हो जाएंगी। तो सबकी पावर सीज हो जाएगी, लेकिन क्या है, बॉडी है, ये इंस्टीट्यूशन है, इनके हेड जो हैं वो एक्चुअली क्या है, इमीडिएट जैसे खत्म हो जाती है टर्म, वो सीज नहीं करनी चाहिए, उनकी पावर सीज नहीं करनी चाहिए। क्यों, कोई ना कोई जो है केयर टेकर की तरह इस इंस्टीट्यूशन को तब तक आगे तक लेके जाए, तब तक जब तक कि नई ग्राम पंचायत इलेक्ट नहीं हो जाती और नई ग्राम पंचायत में से जो है नए बंदे जो है पंच नहीं बन जाते। तो तब तक के लिए इनके लिए एक स्पेशल यहाँ पे प्रोवाइजो दे रखा है, एक एक्सेप्शन की तरफ ये है प्रोवाइजो, जो एक्सेप्शन ही है एक तरीके से, कि ये पंच और ये सहायक सरपंच और सरपंच जो है ये दोनों तब तक काम करेंगे जब तक कि नेक्स्ट कोई सरपंच या सहायक सरपंच नहीं अपॉइंट हो जाता। क्यों करेंगे, मैंने लॉजिक समझा दिया है, क्योंकि क्या बीच में वैक्यूम नहीं रहना चाहिए और कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए न्याय पंचायत में, और कंटिन्यूटी बनाने के लिए कोई ना कोई केयर टेकर आदमी जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं। केयर टेकर, वही केयर टेकर वाली टर्म जो मैंने अपने आप इजाज करी है, आप इसको समझने के लिए दिमाग में रख सकते हैं। तो मैंने कहा था ग्राम पंचायत में भी केयर टेकर जैसे इंस्टीट्यूशन और पर्सन आते हैं, आप उनको रिकॉल करें तो वो कौन थे, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर थे, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर कमिटी थी, या आपकी कहीं ना कहीं कमिटी थी। तो इस तरीके से लोग केयर टेकर बनकर आते हैं, और जो भी टर्म जो होता है, जो वैक्यूम हो जाता है एक टर्म में किसी कैजुअल वैकेंसी या डिसोल्यूशन की वजह से, उसको फिलअप करते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, थोड़ी देर रुक के पॉज करके इसको सोचिएगा, समझिएगा, तब आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं सेक्शन 47 क्या है। सेक्शन 47 कहता है रेजिग्नेशन ऑफ पंचेस। ठीक है, फिर इसको मैं ग्राम पंचायत के साथ ही रिलेट करूंगा। वहां पे भी क्या था, वहां पे भी रेजिग्नेशन, प्रधान के रेजिग्नेशन की बात थी। तो वो कौन से सेक्शन में था, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वो सेक्शन 12F में था। ठीक है, तो यहाँ रेजिग्नेशन क्या है, यहाँ रेजिग्नेशन जो है पंच, सहायक सरपंच, सरपंच जो है किसको देगी, सच अथॉरिटी को देगी। ठीक है, वहां किसको दे रही थी,
वहाँ जो ये जो आपके जितने भी ये थे सेक्शन 12F में जो था, ये किसको दे रही थी? तो 12F में रेजिग्नेशन की जब बात आई थी, तो कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को वो दिया गया था, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को कैसे ही दिया गया था, वहां पे भी क्या आपने राइटिंग में दिया था या वैसे दिया था? तो ये भी ध्यान रखिए। वहां पे जो रेजिग्नेशन दिया था, सॉरी एक चीज रिकॉल मैं करता हूँ, वहां पे भी क्या रेजिग्नेशन किसको, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को नहीं, सच अथॉरिटी को ही दिया गया था। और वहां भी राइटिंग में दिया गया था। और वहां पे भी क्या था, आपका एड्रेस्ड टू सच अथॉरिटी ही था। तो क्या सिमिलरिटी है? तो सिमिलरिटी है कि जैसे कि प्रधान और मेंबर रेजिग्नेशन दे रहे थे, बिल्कुल उसी स्टाइल में सेक्शन 12F की तरह यहाँ पे भी पंच, सरपंच, सहायक सरपंच सेम उसी फैशन में रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे से प्रोविजंस हैं। ये आप याद रखें, तो याद रखें, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ। 12F जब आप पंचायत को कंपेयर, ये इसी को तो अभी थोड़ी देर में इसको लिखते हैं। और आप जब तक कि सेक्शन 49 पढ़ लेते हैं कि ये 49 जो है ये क्या कहती है, तो ये जो 49 सेक्शन है ये बेंच की बात करती है। तो बेंच की जब बात करती है, तो बेंच ऑफ न्याय पंचायत, ठीक है। तो क्या बेंच ऑफ ग्राम पंचायत टाइप से भी कोई कॉन्सेप्ट थी क्या, हमने कहीं पढ़ी थी? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए बेंच जो है, बेंच किसकी है, ये सिर्फ न्याय पंचायत में देखने को मिलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेंच बनाता कौन है, ठीक है। बेंच बनाता है, इसकी जुरिडिक्शन, इसका इसका अधिकार, इसका जो पावर होती है वो सरपंच के पास होती है। और एक बेंच में क्या है, पांच पांच पंचेस की एक बेंच बनाई जा सकती है। और ये बेंच क्या होती है, इन्हीं के पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वर्कलोड को कम करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या सारे के सारे जो है पूरी की पूरी न्याय पंचायत बस मैटर्स आए और उनको क्या डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बेंचेस बनाई जाती हैं। तो इनसे काम डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कुछ को सिविल मैटर्स दे दिए जाएंगे स्पेसिफिक तरीके के, कुछ को क्रिमिनल मैटर्स दे दिए जाएंगे और काम बांट दिया जाएगा। इससे तरीके से जो है आपका स्पेशलाइजेशन भी आता है काम में, और वो बड़ी काम की चीज होती है। तो यहाँ पे सरपंच ने क्या है, बेंचेस बनाई, और बेंचेस में क्या है, बेंच जो है एक 5 पंचेस की एक बेंच बनेगी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर जो जो न्याय पंचायत है वो 25 पंचेस की है, 25 मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचेस की है, तो कितनी बेंच बन सकती है? तो अप्रोक्सीमेटली वहां पे 5 बेंचेस बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि 5 5 25, 5 पंचेस की 5 बेंच, और मैक्सिमम नंबर सेटिस्फाई हो जाता है इसी तरीके से, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आगे क्या कहता है ये, कि ये जो आपका है ये the formation of the benches, the period for which they will work, including the hearing of the part heard cases, the method of distribution, work among the benches, and procedure generally to be followed by them in cases and inquiries shall be governed by. देखिए क्या, कैसे इनको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है। तो कैसे इनको काम दिया जाएगा, किसको सिविल दिया जाएगा, किसको क्रिमिनल दिया जाएगा, क्या उनकी काबिलियत होगी, कुछ इस तरीके से आप क्या है, ब्रॉड रूल्स कहीं ना कहीं बने होंगे। और ये रूल्स किसने बनाए हुए होंगे? देखिए क्या, अभी आप आगे देखेंगे सेक्शन करीबन करीबन सेक्शन 110 के करीब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इन रूल्स को बना रही होगी। तो रूल्स जो है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखे होंगे कि किस तरीके से इन लोगों के इन बेंचेस में काम डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। इसी तरीके से एक यहाँ सेफ गार्ड दे रखा है, नेचुरल जस्टिस का सेफ गार्ड है। ये कह रखा है कि पंच, सरपंच, सहायक सरपंच, ठीक है, अगर इन ये लोग क्या है, क्या कुछ केस इनके पास आएंगे, ऑफ कोर्स केस के लिए तो ये डिस्पोजल के लिए बैठे हैं, कुछ केसों का फैसला करने के लिए तो बैठे हैं। तो केस कुछ जो इनके पास आएंगे, अगर वो इनसे खुद से संबंधित हैं, ठीक है, जिसमें और ऑफ विच ही और एनी रिलेशन, इन ये या इनके कोई रिलेशन से संबंधित किसी आदमी का केस है,
ठीक है, या फिर इनकी एम्प्लॉय से संबंधित का है, एम्प्लॉय से संबंधित का है, ठीक है, डेटर, क्रेडिटर, पार्टनर, मतलब इनसे संबंधित केस है जिसमें ये पर्सनली इंटरेस्टेड है ब्रॉडली, तो उस सिचुएशन में ये क्या करेंगे, ये उस केस को नहीं सुनेंगे। ये दे शैल, यहाँ लिखा हुआ है नो पंच, सहायक सरपंच और सरपंच शैल टेक पार्ट इन ट्रायल, ये ट्रायल में पार्ट नहीं लेंगे। तो क्या नेचुरल जस्टिस का जो एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो हम यहाँ पे फॉलो होते हुए देखते हैं। इसी तरीके से क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर है कि वो क्या स्पेशल बेंचेस बना सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर जो हम देखें तो जो जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, तो वो किसके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूट करने की, वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनको पावर कॉन्स्टिट्यूट करने की होती है। तो जैसे कि वहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं, यहाँ भी स्पेशल बेंचेस बनाई जा सकती हैं और स्पेशल केसेस दिए जा सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी जैसे स्पेशल मर्डर ट्रायल्स या रेप ट्रायल्स इस तरीके से किए जाते हैं, ऐसे ही आपके स्पेशल बेंचेस में भी क्लास या क्लासेस ऑफ केसेस पर्टिकुलर इनको दी जा सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बनाए जा सकते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कोई आपके जमीन के बंटवारे के कोई झगड़े हैं, तो वो बहुत सारे होंगे गांव में, तो उन सिचुएशन उन सारी सिचुएशंस में क्या है, बेंचेस बना दी जाएंगी, ठीक है, स्पेशल बेंचेस बना दी जाएंगी अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि केस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ये एक ऐसी पावर दे रखी है। इसी के बाद जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एनी टाइम ऑर्डर रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकती है इन स्पेशल बेंचेस को, तो क्या है, ऑर्डर निकाल के इनको रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकती है, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से एनी डिस्प्यूट कोई भी डिस्प्यूट होती है कि फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस से रिलेटेड, कहने का मतलब कि बेंचेस किस बेंच में कौन होगा, लोग कुछ जिद करने लगे हम एक सारे गांव के हैं एक बेंच में होंगे, तो इस तरीके के कोई झगड़े होने लगे, दूसरे लोग कहने लगे नहीं सब अलग अलग गांव के, एक एक बंदा हर गांव का होगा, इस तरीके से कुछ छोटे मोटे झगड़े होने लगे बेंचेस के फॉर्मेशन को लेके। क्यों? क्योंकि सहायक सरपंच की ये लोग बात ना माने और हो सकता है लोग कुछ विरोध कर रहे हो सहायक सरपंच का, सरपंच या सहायक सरपंच, क्योंकि सरपंच का विरोध कर रहे हो, तो जब सरपंच का विरोध कर रहे होंगे और वो क्या एक मत नहीं होंगे, सबके अलग अलग ओपिनियन होंगी, कोई कह रहा होगा एक गांव के होने चाहिए सारे जो है बेंच के लोग, कोई कह रहा है अलग अलग गांव के होने, इस तरीके की डिफिकल्टी होती है फॉर्मेशन में, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास मैटर जाएगा और वही इस चीज का सॉल्यूशन करेगी। तो ये क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड की चीज है। इसी के बाद हम देख लेते हैं जो है आज के लिए हम इतना ही, आज हम लोग का आज यही टारगेट था कि हम सेक्शन 49 तक गए, तो थैंक यू।